हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावास पर। मेरा नाम है मोहम्मद नवाजिश और गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम सब लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है फूड इन्फ्लेशन। जैसा कि आप लोग देखते होंगे भाई, चुनाव का माहौल चल रहा है और लगातार बात हो रही है कि काफी टाइम से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ है, महंगाई की बात हो रही है, मुद्रास्फीति की बात हो रही है। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं कि क्या फूड इन्फ्लेशन सच में इस देश के अंदर है, अगर है तो उसके रीजंस क्या हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, फूड इन्फ्लेशन पर बात होगी भाई हमारी, एक तरीके से आप कहोगे ब्रेड बास्केट है, ठीक है। घर में जो हमारी थाली होती है वो थाली अगर महंगी हो रही है तो वो क्यों महंगी हो रही है? सबसे पहली चीज अगर हम देखें, जो फूड इन्फ्लेशन है, डेटा, सरकार का डेटा कहता है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो अप्रैल महीने में पहुंच गया कितना, 8.7%, 8.7%, जो कि 4 महीने में सबसे ज्यादा है। और अगर रूरल एरियाज में देखोगे, ग्रामीण इलाकों में देखोगे, तो ये इन्फ्लेशन 8.75% था। मतलब खाने पीने की जो महंगाई है ना, वो शहरों से ज्यादा कहां पर है? इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो वो आपको रूरल एरियाज में देखने को मिल रहा है। सीरियल्स मतलब जो हमारे अनाज हैं, उनमें अगर आप देखोगे तो हैवीएस्ट कैटेगरी होती है फूड की। भाई सबसे ज्यादा आप देखोगे आपका जो चावल है या गेहूं है, यही सारी चीजें आती हैं, उसमें आप देखोगे 8.63% का इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। और ये डेटा कौन देता है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो ये सारे डेटा हमें देता है। वेजिटेबल्स की अगर बात की जाए, भाई सब्जियां, आप हिंदुस्तान के अंदर किसी भी घर में चले जाइए तो सब लोग सब्जियां खाते हैं। सब्जियों को अगर देखोगे तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन उनका देखने को मिल रहा है लगातार, छठे महीने में कितना, 27.8%, 27.8% का। पल्सेस को भी देखोगे तो पल्सेस में भी, दालों में भी लगातार जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमारे देश में हो क्या रहा है भाई, रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जाएगी ना, जो खुदरा आपका खुदरा जो मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, उसको देखोगे तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, बहुत ज्यादा उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो लगभग 5% के आसपास बनी हुई है। लेकिन अगर रिटेल में हम बात कर लें, किसकी? फूड की बात कर लें, भोजन की बात कर लें, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है, वो क्या होता जा रहा है? वो महंगा होता जा रहा है। हमारा खाना पीना जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, रूरल कंज्यूमर्स पर ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि रूरल सीपीआई जो है आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर आप देखोगे तो 5.43% है, और अर्बन एरियाज में अगर आप रेट देखोगे तो 4.11%। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए, भाई उपभोक्ताओं को कितनी महंगाई झेलनी पड़ रही है, तो ग्रामीण इलाकों में वो चीज ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, शहरी इलाकों में देखोगे तो थोड़ा कम है। क्या कारण हो सकते हैं भाई? देखिए, मॉनसून, आप सब लोग जानते हो भारत एक ऐसा देश है जो कि कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है हमारी, और एग्रीकल्चर हमारा किस पर डिपेंडेंट है? मॉनसून पर डिपेंडेंट है। अब मॉनसून के साथ क्या होता है, कभी टाइम पर आ गया, कभी लेट हो गया, कभी अच्छा आया, कभी अच्छा नहीं आया। ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, जो कृषि उत्पादकता है, जो हमारे यहां पर फूड की अवेलेबिलिटी है, उन सब चीजों को प्रभावित करती है। टेम्परेचर्स, देखिए भैया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब हम चलते हैं कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन देखोगे तो वो घटा है, वो बढ़ा नहीं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहली चीज आएगी टेम्परेचर एंड वेदर। आप कहोगे चैलेंजेस, देखो एग्रीकल्चर है भाई, फूड की आप बात कर रहे हो, भोजन की आप बात कर रहे हो, आप चाहे राइस की बात करिए, आप व्हीट की बात करिए, आप वेजिटेबल्स की बात करिए, फ्रूट्स की बात करिए, ठीक है, पल्सेस की बात करिए, जितनी भी चीजें हैं, आपका हो गया दाल है, चावल है, गेहूं है, ठीक है, दलहन है, ठीक, आप जितनी भी चीजें, फलों की बात करिए, सब्जियों की बात करिए, सब आपको कहां से मिल रही है? एग्रीकल्चर से मिल रही है। अब एक नॉर्मल सी बात ये आ जाती है कि अगर मॉनसून जो है मान लीजिए वीक हो जाए, मॉनसून अच्छा ना आए, या फिर हीट वेव, जैसे आप पिछले काफी टाइम से पढ़ रहे हो ना भैया, हीट वेव, भारत के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, भारत के ज्यादातर इलाकों में हमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इन सब चीजों का असर किसके ऊपर पड़ेगा? एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है आपकी
आपकी फसलों का उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा, और फसलों का उत्पादन अगर प्रभावित होगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसका असर किसके ऊपर देखने को मिलेगा, हमें एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरा आप देखोगे भाई फ्यूल प्राइसेस। देखो फ्यूल, ईंधन की अगर हम बात करें, हम सीधे सीधे समझ लें, बात हो रही है किसकी, पेट्रोलियम की बात कर लीजिए, आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हो। अब पेट्रोल डीजल भाई देखो एग्रीकल्चर में भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप फार्मिंग कर लोगे, एग्रीकल्चर कर लोगे, तो उन सब क्रॉप्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनका जो परिवहन है, खेतों से उनको मार्केट लेकर के जाना, मार्केट से उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, इन सब चीजों में फ्यूल का कंजम्पशन होता है कि नहीं होता है, भाई ईंधन की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, जो हमारी आप कहोगे फूड, जो आर्टिकल्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके ऊपर इसका असर हमें देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि अगर फ्यूल इन्फ्लेशन में 1% का इंक्रीज होता है, तो उससे फूड इन्फ्लेशन के अंदर 0.13% का इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, मतलब दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अब आ जाती है बात सप्लाई चेन डिसरप्शन। सप्लाई चेन क्या होती है, देखो सप्लाई चेन का सीधा सा मतलब है भाई आपके जो क्रॉप फील्ड्स हैं, आपके जो खेत हैं, वहां पर आपने क्या किया, वहां पर आपने इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया, फसलों का उत्पादन किया। अब ये फसलें वहां से कहां तक पहुंचेंगी, भाई आप मान लीजिए कि आपकी जो मंडीज हैं या फिर आपकी जो कोल्ड स्टोरेज है, वहां तक आप लेकर के जाओगे, ठीक है, फिर वहां से ये मार्केट तक पहुंचेंगी, मार्केट से कस्टमर तक पहुंचेंगी, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास तक पहुंचेंगी। अब अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पर प्रॉब्लम है ना, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, या फिर मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा तो है लेकिन जिस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, भाई आप एक सीधी सी चीज मान करके चलो, वेजिटेबल्स की बात हो रही है या फ्रूट्स की बात हो रही है, अब उन्हें रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की जरूरत होती है। इतने हाई टेम्परेचर पर अगर आप नॉर्मल ट्रक्स में या नॉर्मल कंटेनर्स में वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को लेकर के जाओगे ना, तो वो लंबे टाइम तक अगर ऐसे रहेंगे इतने हाई टेम्परेचर, वो खराब हो जाएंगी। समझ में आ गई बात, तो उनके लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो चीजें आपके पास नहीं है, कोल्ड स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। भाई मान लीजिए किसी फसल का जो प्रोडक्शन है, आप टमाटर की बात करिए, आप प्याज की बात करिए, आप आलू की बात करिए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है, तो वो जो एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, कि जब कभी कमी पड़ेगी तो हम वो मार्केट में क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, जिससे रेट्स जो है, प्राइसेस जो है वो कैसे रहे, स्टेबल है। तो सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब एक चीज और आ जाती है भाई, देखो ग्लोबल इफेक्ट। जैसे हम लोग जब भी बात करते हैं ना, जब भी बात होती है कि भाई देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, तो हमेशा एक बात आ जाती है कि भाई दुनिया में भी तो बढ़ रही है। लेकिन अगर आप ग्लोबल फूड प्राइसेस की बात करोगे, दुनिया भर में फूड प्राइसेस की बात करोगे, तो वो डिक्रीज हुए हैं, वो घटे हैं। लेकिन भारत के अंदर फूड प्राइसेस क्या हुए हैं, लगातार ऊंचे रहे हैं, बढ़े रहे हैं, हाई प्राइसेस रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज बोली जाती है भाई, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसका असर हमारे देश के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या भाई हमारे घर के अंदर जो थाली है ना, जो इंसान घर में बैठ करके खाना खा रहा है, क्या उसकी थाली पर, उसके रेट पर, उसके प्राइस पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर पड़ सकता है। देखो अगर कोई चीज आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए भाई हम पल्सेज हैं, दलहन जो है बाहर से मंगवाते हैं, या फिर आप ऑयल सीड्स की बात करोगे, ठीक है, जो आपके तिलहन होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, वो आप बाहर से मंगवाते हो, एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल जो होता है। अब ये दो चीजें अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो, तो इसका मतलब नॉर्मली है कि भाई इसका अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसके रेट चेंज होंगे, तो भारत में भी इसके रेट्स जो है वो चेंज होंगे। लेकिन अगर आप बाकी अनाज की बात करोगे, या फिर शुगर की बात करोगे, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करोगे, फ्रूट्स है, वेजिटेबल, हम तो एक्सपोर्टर हैं भाई, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, हम तो बाहर से मंगाते नहीं, हम तो दूसरे देशों को भेजते हैं। तो इससे फिर ये है कि जब जो चीज हम खुद उगा रहे हैं, हम दूसरे देशों को भेज रहे हैं, तो फिर दूसरी कंट्री में कोई वॉर चल रही है, उसका असर हमारे फिर इन फूड प्राइसेस पर किस तरीके से पड़ जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। अब चलते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, ये महंगाई, ये मुद्रास्फीति का मतलब क्या है। देखो मुद्रास्फीति का एक सीधा सा मतलब होता है
कि ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मूल्यों में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, और साथ ही साथ डिक्रीज इन पीपल्स परचेजिंग पावर, यानी कि लोगों की जो क्रय शक्ति है वो घट जाए। एक सीधे से एग्जांपल से लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि भाई हमारे देश के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लो भाई ब्रेड की हम बात करें। अब ब्रेड जो है वो 100 रुपए का मिलता है, ध्यान से समझना। अब क्या हुआ, इस ब्रेड का रेट बढ़कर के क्या हो गया, 100 रुपए से बढ़कर के 200 रुपए हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि जब ये ब्रेड 100 रुपए का बिक रहा था, उस टाइम पर आपकी जो अर्निंग थी वो 10,000 रुपए पर मंथ थी। ठीक है, आप 10,000 रुपए एक महीने के कमा रहे थे, 10,000 रुपए आप कमा रहे थे, आप ये 100 रुपए का ब्रेड अफोर्ड कर ले रहे थे। अब अगर ऐसा होता है कि ब्रेड की कीमत बढ़ करके 200 रुपए हो जाती है, लेकिन आपकी इनकम 10,000 ही रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके कवरेज एरिया से बाहर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप कहोगे भाई ब्रेड महंगा हो गया, हम नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी इनकम भी 10,000 से बढ़ करके 20,000 हो जाए, समझ में आ गई बात, तो आप क्या कहोगे, भाई 100 रुपए का था तब भी खरीद ले रहे हैं, अब 200 रुपए का है तब भी खरीद ले रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता है। अगर प्राइसेस के साथ साथ इनकम भी बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर चीजें महंगी हो रही हैं और उसी अनुपात में, उसी रेशियो में आपकी इनकम भी बढ़ जा रही है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई। जितना परसेंट आप अपनी इनकम का उस चीज पर खर्च कर रहे हो, परसेंट तो चेंज नहीं होगा ना। लेकिन दिक्कत कब होगी, जब प्राइसेस बढ़ेंगे और आपकी इनकम जो है वो उतनी नहीं बढ़ेगी, आपकी क्रय शक्ति जो है वो उतनी नहीं बढ़ेगी। और इससे होगा क्या भाई, आपके पास तो ब्रेड खरीदने के लिए 100 ही रुपए है ना, आपकी इनकम पहले भी 10,000 थी, अब भी 10,000 है, तो आप क्या हो रहा था, पहले आप पूरा पैकेट खरीद ले रहे थे, आप बड़ा पैकेट खरीद ले रहे थे 100 रुपए का। अब आप क्या कहोगे, भाई हम इतना तो नहीं खरीद सकते, 100 रुपए में जो छोटा पैकेट आ रहा है वो हमें दे दो। तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब इन्फ्लेशन देखो क्यों होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं। सबसे पहली चीज आती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत सिंपल तरीके, सरल तरीके से समझते हैं। देखो, अगर किसी गुड्स या सर्विस की, किसी वस्तु या सेवा की डिमांड बढ़ जाए, उसकी मांग बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए कि भाई भारत में लगभग 140 करोड़ लोग हैं। अब इन 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग अचानक से एक फैसला ले लें कि हम आज से जो है वो कॉफी पीना शुरू करेंगे, दिन भर कॉफी पिएंगे, है ना, सुबह से लेकर शाम तक कॉफी पिएंगे। तो क्या होगी, कॉफी की डिमांड अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने का मतलब हुआ, सीधी सी बात है, देखो जिस चीज की मांग होगी उसकी कीमतों में वृद्धि होगी। तो एक तो डिमांड पुल हो गया कि भाई जिस चीज की मांग बढ़ती है उसके प्राइसेस में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम ब्रेड का ही एग्जांपल ले रहे थे कि भाई हम ब्रेड बेच रहे हैं, मान लीजिए कि कोई ब्रेड की बात हो रही है। अब इसको बनाने के लिए आपको व्हीट चाहिए, भाई इसको बनाने के लिए आपको गेहूं चाहिए, इसको बनाने के लिए आप मान लीजिए ईस्ट आपको चाहिए, इसको बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए, इसको बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, समझे। ये सब आपकी क्या है, ये आपकी इनपुट्स हैं कि आपको ब्रेड बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अब अगर मान लो कि इसमें लेबर की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, लेबर का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो लेबर का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है ना कि आपको इस ब्रेड का जो कीमत है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका मतलब उसके प्राइस को, उस प्रोडक्ट के प्राइस को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसे हम क्या कह देंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कह देंगे। फिर आ जाएगा आपका वेज प्राइस इन्फ्लेशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। देखो ये एक्चुअली एक फीडबैक लूप टाइप का होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें होगा क्या कि वेजेस और प्राइसेस के बीच में एक कनेक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो कहना शुरू करें, भाई वर्कर्स ने कहना शुरू किया कि हमारी वेजेस बढ़ाइए, है ना, हमारी जो हमारा वेतन जो है उसको बढ़ाइए। अब ये वेतन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, लेबर कॉस्ट बढ़ी ना। अब वेजेस बढ़ी तो ठीक है, वेजेस बढ़ा दी गई, भाई किसी इंसान को पहले 10,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब उसको 15,000 रुपए दिए जाने लगे। ठीक, तो जब ये कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इससे प्राइसेस बढ़ेंगे।
यानी कि जो चीज पहले 100 रुपए की मिल रही थी अब वो 150 रुपए की मिलना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, जब कीमत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये वर्कर्स फिर से कहेंगे कि देखो महंगाई बढ़ रही है तो हमारी वेजेस और बढ़ाइए। अब ये वेजेस बढ़ा करके 15,000 से 20,000 कर दी गई। अब जब 20,000 करोगे तो ये 150 रुपए की कीमत कहां पहुंच जाएगी, 200 रुपए पहुंच जाएगी। मतलब आप एक लूप में फंस गए। इस तरीके से ये प्राइसेस जो हैं वो लगातार क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से डिफरेंट इंडिसेस यूज होते हैं जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने के लिए। सबसे पहला आता है सीपीआई, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर का मतलब है रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा। मतलब जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो ना, आपको थोड़ा बहुत को सामान खरीदना है, आपको 1-2 किलो चावल खरीदना है, 1 किलो आपको शुगर खरीदना है, ठीक है, या आप किसी फल की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर जाकर के आप खुदरा में चीजें खरीद रहे हैं, तो जो कंज्यूमर्स पे करते हैं, उपभोक्ता, भाई हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ा ना जाते हैं, हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करने जाते हैं, तो उसमें जो इंक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की एक बास्केट होती है ना, मतलब उसमें वो वस्तुएं होती हैं, वो सेवाएं होती हैं जिनको नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे भाई भोजन आ जाएगा, फूड है, क्लोथिंग है, कपड़े हैं, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल केयर है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, सीपीआई जो होता है वो 4 टाइप का होता है, एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एक एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए, रूरल लेबरर के लिए और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज के लिए। ध्यान रखिएगा 4 टाइप का सीपीआई होता है। फिर आता है कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन, सीएफपीआई। जो आपने सीपीआई देखा, आप देखो सीपीआई में मैंने आपको बताया भाई फूड है, क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, ट्रांस, सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो ना। अब इसी का एक हिस्सा आ जाएगा, यानी कि सीपीआई का ही एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, सीएफपीआई कहते हैं। मतलब यहां पर आप क्लॉथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेडिकल हो गया, उन सब का खर्चा नहीं देखोगे कि उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है। यहां पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर रहेगा, फूड पर रहेगा। यानी कि जो सीरियल्स हैं, अनाज है, सब्जियां हैं, फल हो गए, डेयरी उत्पाद हो गए, मीट हो गया, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो लोग खाते हैं उनमें कितना इंक्रीज हो रहा है। तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि डब्ल्यूपीआई। होलसेल से आपको समझ में आ रहा है भैया, देखो बिजनेस टू बिजनेस है। जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर है ना, एक उद्योगपति है जिसने कोई चीज बनाई, एक औद्योगिक इकाई है। अब उससे उस चीज को खरीदा किसने, उससे उसको खरीदा एक रिटेल सेलर जो है ना, जो कंज्यूमर्स को बेचेगा। तो यहां पर आप ये थोड़ा ना कहोगे कि कंज्यूमर्स का कोई रोल हुआ, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये जो बिजनेस टू बिजनेस एक तरीके से ट्रांजैक्शन होता है या परचेजिंग जो होती है, इसमें जो इंक्रीज हमें देखने को मिलता है उसे हम डब्ल्यूपीआई कहते हैं। डब्ल्यूपीआई जो इंडस्ट्रीज के बीच की सप्लाई डिमांड है कि भाई सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी हो रही है, इन सारी चीजों को क्या करता है, मेजर करता है। इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इन सबको आप क्या देखोगे, इंक्रीज करोगे। अच्छा, जब हम WPI में आते हैं ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स में आते हैं, तो इसमें देखो सारी की सारी कमोडिटीज का जो वेटेज होता है वो 100% होता है। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी आर्टिकल्स जो होते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड आर्टिकल्स आ जाते हैं, उसका वेटेज 22.62% होता है। फ्यूल एंड पावर जो है आपका, ठीक है, उसका 13.15% होता है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का 64.23% होता है। ये मतलब कौन कौन सी कमोडिटीज उसमें हम ऐड करते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में और प्राइमरी प्रोडक्ट्स में जितने भी फूड आर्टिकल्स होते हैं ना, उनको मिलाकर के हमारा एफपीआई बन जाता है, यानी कि फूड प्राइस इंडेक्स बन जाता है। और फूड प्राइस इंडेक्स क्या है, मतलब होलसेल की बात हो रही है, वो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से क्या होता है, अलग होता है। अब चलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेके। देखो सबसे पहली बात आ गई सब्सिडाइज्ड कमोडिटीज। भाई एक सीधी सी चीज होती है कि अगर मार्केट में कोई चीज 1,000 रुपए की बिक रही है और सरकार को पता है कि भाई लोगों की खरीदने की क्षमता नहीं है, वो 1,000 रुपए में नहीं खरीद सकते, वो कितने में खरीद सकते हैं, 600 में खरीद सकते हैं, तो सरकार क्या करेगी, 400 रुपए की सब्सिडी दे देगी। आप इसमें देखते हो ना, जैसे हम
एक नॉर्मल तरीके से बात करें, जो गैस सिलेंडर की बात होती है ना, भाई गैस सिलेंडर मार्केट में महंगा है, पब्लिक उतना पैसा नहीं दे सकती, तो क्या होगा, सब्सिडी दे दी जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो जाएगा। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे मैंने बताया कि भाई हर एक क्रॉप हम कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं ना, हर एक फसल में, हर एक फूड प्रोडक्ट में हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि पल्सेस की बात हो रही है, कि दलहन की बात हो रही है, भाई दालें आपको बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, या एडिबल ऑयल की बात हो रही है, तो इन सब पर आप क्या करिए, जो चीजें आपको बाहर से मंगवानी उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो इंपोर्ट ड्यूटी आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। भाई सरकार को टैक्स कम मिलेगा, लेकिन लोगों को सस्ती दर पर वो चीजें मिल जाएंगी, इन्फ्लेशन थोड़ा क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। एक्सपोर्ट बैन्स, जैसे हमने देखा भाई मई 2022 से सरकार ने क्या कर रखा है, व्हीट का एक्सपोर्ट बंद कर रखा है। अगर आप देखोगे सितंबर 2022 से ब्रोकन राइस, जो टूटा हुआ एक कहोगे चावल होता है, उसका एक्सपोर्ट भी बैन कर रखा है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट बैन लगा दे, भाई ना टमाटर आप एक्सपोर्ट कर सकते, ना वेजिटेबल्स, ना फ्रूट्स, कुछ भी नहीं। तो क्यों कर रही है ये, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो घरेलू बाजार है, उस घरेलू बाजार में ये सारी चीजें सफिशिएंट तरीके से मिलती रहें। इसके बाद आ जाएगा बैन ऑन स्टॉक पाइलिंग। भाई कोई भी इंसान जो है वो फसल को, अनाज को, इन सब चीजों को इकट्ठा करके नहीं रख सकता है। ठीक है, इस पर अगर बैन कर दिया जाए तो सीधी सी बात है भाई, इसका ही मतलब है कि मार्केट में रेगुलर सप्लाई जो है वो बनी रहनी चाहिए। ऑपरेशन ग्रीन्स की आप बात करोगे कि ये इनिशिएटिव है कि टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो टॉप क्रॉप्स जो हैं, ठीक है भाई, देखो टमाटर की बात करो, प्याज की बात करो और आलू की बात करो, ये ऐसी चीजें हैं कि भारत में आई थिंक सभी घरों में क्या होता होगा, इस्तेमाल होता होगा। ठीक, तो इनका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट ना करे, इनका प्राइस स्टेबल रहे, इसको लेकर के ऑपरेशन ग्रीन्स की बात है। ठीक है, और एक चीज है फ्लोर प्राइसेस। फ्लोर प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, एक बात ये भी आ जाती कि आप अगर किसी फसल को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देगी, एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, कि भाई इससे कम कीमत पर आप वो फसल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अनियन के बारे में, प्याज के बारे में ये कर दिया कि भाई $800 पर टन, इससे कम जो प्राइस है वो नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक टैक्टिक्स है, ये भी एक तरीका है जिससे जो इन्फ्लेशन है उसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम लास्ट में चलते हैं कि भाई स्ट्रेटजीज क्या हैं। भारत जैसे देश के अंदर, जो कि एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, हालांकि हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के एरा में जी रहे हैं, जहां पर हमारा मॉनसून जो है वो इरेटिक हो गया है। ठीक है, हीट, जो हाई टेम्परेचर की कंडीशंस है वो बढ़ती जा रही हैं, हीट वेव्स के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं कि हमारे यहां पर लोगों को फूड के लिए बहुत ज्यादा पैसा ना देना पड़े। देखो सबसे पहली चीज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को संभालिए। आपका जो लॉजिस्टिक है, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उन सबको इंप्रूव करिए, ताकि जितना भी प्रोडक्शन देश के अंदर हो रहा है उसमें जो वेस्टेज है वो वेस्टेज बहुत कम हो। ठीक है, लोगों तक कंसिस्टेंट सप्लाई पहुंच पाए, और अगर देखो वेस्टेज कम होगा, लोगों तक लगातार सप्लाई पहुंचती रहेगी, तो जो आप कहोगे प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे वो कैसे होंगे, कम होंगे। मैंने आपको बताया था भाई, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो पेरिशेबल गुड्स के लिए आपको अगर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की रिक्वायरमेंट है तो उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फिर आ गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इनहैंसमेंट। देखो एक सीधी सी बात है, अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, आप मान लीजिए अभी जितना राइस प्रोड्यूस करते हो, व्हीट प्रोड्यूस करते हो, या वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हो, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हो, 5 साल बाद भी उतना ही करोगे तो काम नहीं चल पाएगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो फसल उत्पादन है वो और ज्यादा बेहतर हो पाए। ठीक है, हमारा जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो एक तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट हो पाए, इस जलवायु परिवर्तन को झेलने की उसके अंदर ताकत हो, और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़े। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। फिर आ जाएगा आपका प्राइस मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, प्राइसेस को रेगुलेट करना। मार्केट में जब कोई चीज पहुंच रही है तो वो चीजें किस रेट पर बिक रही हैं, उनका प्राइस क्या है, ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और देखो जैसे इसमें आ गया सेटिंग मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
मान लीजिए भाई टमाटर बिक रहा है या आलू है या गेहूं है या चावल है, अगर वो बाजार में बिक रहा है तो उसका एक मैक्सिमम रेट फिक्स होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना हो कि वो राइस जो है वो 500 रुपए किलो बेचना शुरू कर देंगे। तो प्राइस मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। और फिर आएगा एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। देखो अगर भारत के ज्यादातर किसान राइस हो गया और वीट हो गया यही कल्टीवेट करेंगे, ठीक है, आपके यहां पर अगर पल्सेस का कल्टीवेशन या फिर ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन हम बोलें, या फिर वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, इन सब का, या शुगर केन हो गया, इन सब का कल्टीवेशन अगर ज्यादा नहीं होगा, अगर हमारा फार्मिंग सेक्टर जो वो डाइवर्सिफाई नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर वही बात होगी कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो हमारे यहां पर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई भी करने की जरूरत है, ताकि जो बाहर से हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे लोगों पर, दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। क्लाइमेट रेजिलियंस, मैंने कहा ना, देखो जलवायु परिवर्तन बड़ा ही हॉट टॉपिक है ना। अब देखो आपका क्लाइमेट जो है वो एक तरीके से आपका जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए। मतलब भाई कृषि करो, खेती बाड़ी करो, इस तरीके से करो ना कि जलवायु परिवर्तन हो रही है तो उसका असर उसके ऊपर कम पड़े। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, क्रॉप रोटेशन है, ठीक है, इन सब चीजों का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राउट रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स होती हैं, भाई आप देख रहे हो बारिश बड़ी एबनॉर्मल टाइप की हो रही है, जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होती है, जब नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो जाती है। तो हमें ऐसी क्रॉप्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि इस तरीके की कंडीशंस को क्या कर पाए, झेल पाए। फिर आ गया यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी। देखिए इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री बिल्कुल है, लेकिन यह बात भी सच है कि हमारे यहां पर एग्रीकल्चर में या फिर आप देखोगे फूड प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा यूज जो है वो नहीं होता। अब देखो वेदर फोरकास्टिंग को लेकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग को लेकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन हो गया या फिर हार्वेस्टिंग हो गई या फिर स्टोरेज हो गया, इन सब चीजों में हमें तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इसी में आ जाता है भाई एमबी टैग की अगर बात करोगे, अब ये एमबी टैग है क्या, एक तरीके से आप कहोगे जैसे यूएसबी डिवाइस होती है ना, उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसका काम ये है कि अगर आपने किसी जगह पर क्रॉप्स रखी हुई हैं, फसल रखी हुई है, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि भाई आपने एक रेंज सेट कर दी कि टेम्परेचर अगर इतने से ऊपर जाए तो हमें पता चल जाए, इसकी रेंज होती है -40 से +80 तक ये रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अब मान लो आपने रेंज सेट कर दी, तो जैसे ही टेम्परेचर उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा तो ये आपको क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा, भाई तापमान आपकी रेंज से बाहर हो गया, उसका असर फसल पर पड़ सकता है। तो इस तरीके की तकनीक हमें विकसित करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। चलिए लास्ट में आप लोगों को बता दूं, देखो हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है प्री कम मेंस का, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर आप देखोगे तो फरिया मैम पॉलिटी की क्लास लेकर के आती है, पॉलिटी क्लास चल रही है, शाम को 8 बजे क्लास आती है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी ज्योग्राफी क्लास चल रही है, टाइमिंग सेम रहती है, ठीक है। इसमें मैं ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का क्यूआर है, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, एडिटोरियल्स हो गए, आपके क्वेश्चंस हो गए, क्लास नोट्स हो गए, ये जो भी वीडियोस हैं उन सब के पीडीएफ आपको कहां पर मिलते हैं, टेलीग्राम पर मिलते हैं। अंत में आप लोगों से कहूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर बताया करिए आप सभी लोग, और जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय भारत, जय हिंद।